RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। विद्युत रसायन चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने आपको लवण सेतु और उसकी कार्यविधि के बारे में बताया था, उसके कार्यों के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसे निर्देश इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी पहले दे दी थी एक वीडियो में, तो मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं क्योंकि आज इसकी हम विस्तार पूर्वक व्याख्या भी लेकर चलेंगे। आप इसकी परिभाषा को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात होता है, मालूम होता है, जानकारी इसके बारे में होती है तथा इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव निर्धारित करते हैं, या वह इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है निर्देश इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसके लिए हम मानक रूप में कुछ इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका मुख्यतः आपके सिलेबस में आता है। तो अगला हेडिंग जो हम लेकर चलेंगे वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब सबसे पहले इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाऊंगा, आपको उसके बारे में लिखना भी होगा। इसमें होता क्या है कि एक अम्लीय सॉल्यूशन ले लिया जाता है जिसकी मोलरता होती है 1m, यानी 1 मोलर सांद्रता का अम्लीय विलयन ले लिया जाता है। उस अम्लीय विलयन में हम एक उल्टी टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं कुछ इस टाइप की, जिसमें कि आपकी वायु प्रवाहित की जा सके। इसमें हम प्लेटिनम का एक तार लटका देते हैं जिसके एक सीन किनारे पर प्लेटिनम फॉइल लगी होती है, प्लेटिनम की पन्नी परत लगी होती है, जिसके ऊपर प्लेटिनम पाउडर, प्लेटिनम ब्लैक बोल देते हैं स्पेशली उसको, प्लेटिनम पाउडर का लेप चढ़ा हुआ होता है। ये वायर भी प्लेटिनम का होता है, ये जो फॉइल है ये भी प्लेटिनम की होती है और इस प्लेटिनम फॉइल पर कवर्ड होता है प्लेटिनम पाउडर। तो प्लेटिनम पाउडर इसके ऊपर कवर्ड होता है। उसका फायदा क्या होता है भाई, एक चैप्टर आपका आगे जाके आएगा पृष्ठ रसायन, उसमें एक बात आपको बता दी जाती है कि किसी भी वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाउडर फॉर्म में ज्यादा होता है, चूर्ण रूप में उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस अम्ल के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब इसी पर ही 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेयर दाब पर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। यही बातें आप इसके बारे में लिखेंगे। मैं एक बार फिर से बोलकर बता रहा हूं कि आपको इस प्रकार से इसके बारे में किस प्रकार से आपको लिखना है। ये तो आप चित्र बना देंगे। अब इस चित्र के बारे में आप लिखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम के तार के एक सिरे पर हम प्लेटिनम की पन्नी बांध देते हैं, लगा देते हैं, जिसके ऊपर प्लेटिनम चूर्ण चिपका हुआ होता है, प्लेटिनम चूर्ण का लेप चढ़ा हुआ होता है। अब इस संयुग्मन को हम 1 मोलर सांद्रता के अम्लीय विलयन में डुबो देते हैं, जिस पर 25 डिग्री सेल्सियस यानी मानक ताप पर एक वायुमंडलीय दाब यानी मानक दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और इस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण हो जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है वो 0.0000 वोल्ट, दशमलव के 4 अंकों तक। सामान्य तौर पर दशमलव के 2 अंक तक काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने दशमलव के 4 अंक तक लिख दिया। तो इस SHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.0000 वोल्ट होता है। और इस इलेक्ट्रोड का जो प्रदर्शन है, जिसको प्रदर्शित किया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन गैस होती है, उसके साथ जब इलेक्ट्रोड का चिन्ह लगाते हैं तो एक स्लैश लगा देते हैं, खड़ा स्लैश, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जिनको हम 1 मोलरता के रूप में लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये आपका अम्लीय विलयन होता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3, सामान्य तौर पर अम्लीय विलयन लेकर चलते हैं। यह मानक इलेक्ट्रोड, अब अगली लाइन से जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो यह मानक इलेक्ट्रोड
कैथोड और एनोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। और रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एनोड और कैथोड दोनों की तरह ही कार्य कर सकता है। अब एनोड की तरह कार्य कैसे करेगा, कैथोड की तरह कार्य कैसे करेगा, वो एक बार हम इसकी परिभाषा में देख लेते हैं। एनोड वह होता है जहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो अब आप अगली लाइन से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि जब यह SHE एनोड की तरह कार्य करता है तो इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, अर्थात यह हाइड्रोजन H पॉजिटिव का निर्माण करके इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। इस अवस्था में ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया ये होगी। और जब यह कैथोड की तरह कार्य करता है तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस के रूप में निर्गत हो जाते हैं। अब जो ये तीर का निशान इधर लगा हुआ है, फिर ये बाहर की ओर को हो जाएगा जब ये कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो आप ये दोनों अभिक्रिया यहाँ पर लिख सकते हैं। जब एनोड पर कार्य करेगा तो ये अभिक्रिया होगी और कैथोड की तरह कार्य करेगा तो आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। और इसी कारण चूंकि ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है तो दोनों के कारण इसको उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अभी जैसे हमने इसका इलेक्ट्रोड विभव बताया है 0.00 वोल्ट, तो चाहिए एनोड की तरह कार्य करे चाहिए कैथोड की तरह कार्य करे, दोनों ही अवस्थाओं में इसका वोल्टेज 0.00 वोल्ट ही होगा। अब किसी सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो निर्देश इलेक्ट्रोड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कैसे करते हैं, एक बार उसको भी लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो सकता है अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, आपको इसके लिए एक थ्योरी लिखनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी भाषाएं लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो वो क्या हो सकता है, जिस सेल का, जिस अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, पहले उसका हम किसी ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाले इलेक्ट्रोड जैसे निर्देश इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक सेल बना लेते हैं। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि हम एक तरफ तो लेते हैं अज्ञात इलेक्ट्रोड और एक तरफ लेते हैं हम निर्देश इलेक्ट्रोड, जिसके रूप में सामान्यतः हम SHE का प्रयोग करते हैं। अब इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है तथा निम्न सूत्र की सहायता से हम अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। वो निम्न सूत्र क्या होता है कि ई सेल की वैल्यू जो होती है मानक विद्युत वाहक बल, वो बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष ये सूत्र आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। अब इसमें होता क्या है कि जब अज्ञात इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा और कब कैथोड की तरह कार्य करेगा, इसमें तो देखिए एनोड दोनों बार, या एनोड हो या कैथोड, अभी आपको बताया है उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड होता है, इसका वोल्टेज तो होता है 0.00 वोल्ट। अब जब ये आपका एनोड की तरह कार्य करता है तो उसमें ये लिखेंगे जैसे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए जब जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है तो यहाँ पर जो टोटल आएगा, देखना ई सेल जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो इक्वल टू हो जाएगी, ये कैथोड की तरह काम करेगा, कैथोड में 0 और माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0.76 के बराबर। तो इस प्रकार से ई सेल माइनस 0.76 यही आपका जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव है वो हो जाएगा, क्योंकि जिंक पर जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण होगा। अब इसी प्रकार से यदि हम इसका अपचयन विभव निकालना चाहते हैं तो वो चिन्ह बदल देते हैं। सेम इसी प्रकार से जब ये कैथोड की तरह काम करता है तो यहाँ पर ये एनोड की तरह काम करेगा। जैसे कॉपर के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर के लिए यहाँ एनोड की वैल्यू 0 हो जाएगी और ई सेल की वैल्यू आपकी टोटल जो आएगी वो प्लस में आ जाएगी 0.34 वोल्ट के बराबर।
वो कॉपर का अपचयन विभव आया, क्योंकि कॉपर जो है वो कैथोड की तरह कार्य कर रहा था और कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो वस्तुओं के बारे में उसका अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किसी ज्ञात की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, और इसी आधार पर फिर हम अगला जो टॉपिक लेकर चलेंगे वो इस इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर ही है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी और उससे अनुप्रयोग आदि के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो में बताया गया सभी टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कम्युनिटी में क्वेश्चन डाले जाते हैं उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश जरूर करें, भले ही आपका आंसर गलत या सही हो। उन क्वेश्चन का आंसर जो हम कम्युनिटी में डालते हैं आपको किसी न किसी वीडियो में जरूर मिलेगा, और ज्यादातर हम उस वीडियो का लिंक, जो क्वेश्चन आपका दिया जाता है उसका लिंक हम वीडियो के साथ ही दे देते हैं। तो आप भी अपनी परसेंटेज देखिए कि आप उसमें से कितने क्वेश्चंस इसमें कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आज की इस वीडियो के लिए जैसे हमने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा जिंक और कॉपर का हमने इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी। तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिंक और हाइड्रोजन युग्म के लिए जो सेल का निर्माण हुआ उसके लिए आप सेल संकेतन जरूर लिख कर देखें, सेल संकेतन। और इसी प्रकार से हमने कॉपर और हाइड्रोजन युग्म के लिए भी आपको एक सेल बनाया है, उस सेल का सेल संकेतन आपको लिखना है। चलिए इनमें से मैं आपको कॉपर और हाइड्रोजन युग्म के लिए बता रहा हूं। कॉपर और हाइड्रोजन युग्म में जो हाइड्रोजन है वो आपका एनोड की तरह कार्य करता है, और कॉपर जो होता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। और जब भी किसी सेल का संकेतन लिखा जाता है तो वो हाइड्रोजन यानी एनोड को तो हम बाईं ओर लिखते हैं और कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। एनोड पर हमारा नेगेटिव साइन होता है जबकि कैथोड पर हमारा पॉजिटिव साइन होता है। अब इसको लिखा किस प्रकार से जाता है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को लिखते हैं हाइड्रोजन, फिर प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद आपका होता है H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में। उसके बाद हम साल्ट ब्रिज को प्रदर्शित करते हैं, और फिर आपका कैथोड जो होगा उसको प्रदर्शित किया जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में होंगे, जलीय विलयन में, और उसके बाद कॉपर मेटल सॉलिड के रूप में होती है। यहाँ ये सेल संकेतन लिखा हुआ है हमारा कॉपर हाइड्रोजन युग्म से बने हुए सेल का। इसी प्रकार से आपको जिंक और हाइड्रोजन युग्म से बने हुए सेल का संकेतन लिखना है, और उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, या आप फोटो खींचकर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अभी क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए दिया गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या होगा, जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बताया है कि वो 1 मोलर सांद्रता पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर निर्मित किया जाता है। क्या होता है अगर ये सब बदल जाएं? जब बदलने के 2 तरीके किए हो सकते हैं आपके, एक तो बढ़ा दिया जाए, एक घटा दिया जाए। आप केवल एक प्रकार से उसका उत्तर देंगे कि क्या होता है अगर ये सब चीजें बढ़ा दिए जाए, इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी हुई है कि इलेक्ट्रोड विभव पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह इलेक्ट्रोड विभव घटेगा या बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने पर क्या प्रभाव होगा, और दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव होगा, वायु दाब बढ़ाने पर। इसके बारे में आपको व्याख्या करनी होगी। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ये सेल संकेतन लिखना, और ये इन तीनों के प्रभाव। तो इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, और अगर आपको इनके आंसर नहीं पता तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमें निर्देशित कीजिए कि इनके आंसर दीजिए। अगर आपके कमेंट आएंगे तभी हम इनके आंसर जो है अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अदरवाइज अगली वीडियो में वही हमारा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उससे संबंधित टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।